डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 116। बाबूजी, मैं याना की सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। और अमन की ये शर्त मानने वाली बात पर सबके पसीने छूट गए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब सब ने एक साथ अमन की तरफ देखा। याना की शर्तें तब तक लागू रहेगी जब तक उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा और वो इस हवेली के अंदर रहेगी। लेकिन अगर वो इस हवेली को छोड़ कर गई या उसने अपना नाम मेरे नाम से अलग कर लिया तो शर्तें लागू नहीं होगी। याना अब हैरानी से अमन को देख रही थी, जिसने याना की सारी बातों को एक शर्त में बांध दिया था। और याना के पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी साहिल ने कहा, अमन, बुरा मत मानना, तुम एक सौलदा हो और सौलदा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी विधवा बनाकर तुम्हारे नाम के सहारे तो नहीं रखूंगा। तो क्या ऐसे में मेरी बेटी को क्या मिलेगा? अमन अब हैरानी से अपने चाचा साहिल को देख रहा था, जिसने याना का हाथ उसके हाथ में देकर उसको पूरी जिंदगी याना का साथ निभाने का आशीर्वाद दिया था। आज वही इंसान उसके मरने की बात कर रहा है। अब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या आपको अपने बेटी के लिए सुहाग से ज्यादा प्रॉपर्टी जरूरी है? तब साहिल ने कहा, प्रॉपर्टी नहीं, सिक्योरिटी, क्योंकि इस घर जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तब अमन ने कहा, मेरे बाद अगर याना मेरे बच्चों को अपने पास रखेगी, किसी के भी लिए भी वो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी, तो वो पूरी जिंदगी मेरी प्रॉपर्टी की मालिक होगी। और अगर याना मेरे बच्चों को छोड़ती है तो फिर उसको मेरी बीवी होने के लिहाज से मेरी प्रॉपर्टी का 30% मिलेगा। बाकी सब मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। और ऊपर वाला ना करे, इन फ्यूचर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के चैरिटेबल ट्रस्ट में चली जाएगी। और याना सर झुकाए खामोश अपने सेंडिल को देख रही थी, और अमन बहुत दुख से याना की बहसी सख्त मिजाजी को देख रहा था, जैसे उसको भी अब बस अमन की प्रॉपर्टी से मतलब था। और अमन का दिल कट कर रह गया। अमन का ये फैसला सुनकर सबके मुंह लटक चुके थे, क्योंकि वकील ने विल तैयार कर ली थी। और तभी प्रिया ने बोलना जरूरी समझा। अब प्रिया ने कहा, मेरी बेटी तो आपके लिए सब छोड़ कर आ गई है, उसको क्या मिलेगा तुम्हारे बाद? अब अमन ने प्रिया की तरफ गुस्से और दुख से देखते हुए कहा, क्या आप सब यही चाहते हैं मैं मर जाऊं? और ईशा ने अपनी माँ की तरफ को सख्ती से घूरा तो प्रिया ने कहा, नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी ईशा अमन के पास आकर खड़ी हो गई और अमन की तरफ देखते हुए कहा, सारी प्रॉपर्टी याना को दे दो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेजा अमन जैसा अनमोल हीरा चाहिए जिसकी कोई कीमत नहीं है। और याना ने अफसोस से ईशा की तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई, जैसे कह रही हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। और तभी लोअर ने कहा, सर, विल तैयार हो चुकी है। और अमन ने याना की शर्त वाले डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी की विल वाले डॉक्यूमेंट सब पर साइन कर दिया, और तभी हवेली से बाहर अपनी ड्यूटी पर चला गया। अब मुन्ना ने ईशा से कहा, वैसे ईशा, तुम्हें हमेशा याना की उतरन ही क्यों पसंद आई है, और आज उसका हस्बैंड भी? चलो तुम अमन के साथ खुश रहो, मेरी बेटी अब इस हवेली की मालकिन बन गई। और प्रिया और ईशा दोनों मोना को देखती रह गई। सब एक कर करके चले गए। अब गंगा और धारा गुस्से में अपने कमरे में आई और धारा ने सामान फेंकना शुरू कर दिया और चीखने लगी, अमन जी, ऐसा कैसे कर सके? सारी प्रॉपर्टी ही उसके नाम पे कर दी, यूं हवेली भी जिसकी मालकिन बनने के ख्वाब मन ने देखे थे, शुरू से आंखों में बस एक ही सपना सजाया, इस महल के राजा अमन जी होंगे और इस महल की रानी में रहूंगी। लेकिन ये दोनों बहनें ससुरी कहाँ से आ मरी? महारा अमन भी छिन और अब यह हवेली भी। अम्मा, हम तो ठगे से रह गए, पूरी जिंदगी झोंक दी इस हवेली में और हाथ भी कुछ ना आया। तब गंगा ने गुस्से में कहा, यूं थारा बाप कहाँ मर गया? महारे कलेजा तो गुस्से और गम से फटा जा रहा। जी तो ऐसा कर रहा से गांडा सा लेकर इन दोनों छोरियों की गर्दन धड़ से अलग कर दो। अब धारा ने कहा, ईद के फायदा, वायाना तो पी गई सारा माल। तब गंगा ने कहा, तू फिक्र ना कर, मन ने अभी हार ना मानी। अमन ने कहा था, याना की यह सब शर्त हवेली के भीतर है, बाहर निकलते ही यह शर्त लागू ना। और ईद के बेर याना को उसके बच्चों गेल जान से मार के हवेली के किसी कोने में गाड़ देंगे और कह देंगे घर छोड़ के भागी, और फिर इस ईशा का भी जल्दी बंदोबस्त कर देंगे। अगर यह हवेली पर किसी का राज चलेगा तो महारा और महारी बेटियों का। मैं और किसी को अपनी मेहनत ना छीनने ना दूंगी, बस एक बार थारा बाप आ जाए। इधर ईशा खामोश सी शौक में बैठी थी। अब प्रिया ने कहा, बड़ी चालाक निकली ये दोनों माँ बेटी, इन दोनों ने अमन के इमोशन को इस्तेमाल किया है
याना को पता था अमन उससे और उसके बच्चों से इमोशनली जुड़ा हुआ है और याना ने इसी बात का फायदा उठाकर अमन के सामने ये सब शर्तें रखी, क्योंकि याना जानती अमन उसको घर में वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ईशा ने खड़े होकर सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, माय न्यूजेंट मामा, आपको शायद पता नहीं, अमन ने अपनी प्रॉपर्टी याना को दी है। अपना बैंक बैलेंस नहीं, अपना बिजनेस नहीं, क्योंकि मामा अमन मेजर से अलग भी एक बिजनेसमैन है और वो हर साल अरबों रुपए का बिजनेस करता है। आपने सरमन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? तब प्रिया ने कहा, हाँ उसको कौन नहीं जानता, हमारे घर में सभी ग्रोसरी सरमन ब्रांड की यूज होती है, काफी बड़ा ब्रांड है बिजनेस की दुनिया में। तब ईशा ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और प्रिया ने एकदम आंखें फाड़ी, इसका मतलब अमन ही सरमन ब्रांड का मालिक है। तब ईशा ने कहा, हाँ मामा। सर मतलब सर बनी मन मतलब अमन इक्वल सरमन, और अमन का असली नाम अमन सिंह शेखावत नहीं बल्कि सरमन सिंह शेखावत है। अब प्रिया ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता, और क्या ये सब याना और मोना को भी पता है? तब ईशा ने कहा, नहीं, अमन की ये आइडेंटिटी सिर्फ भूषण काका और सुमित्रा चाची को पता है, हो सकता है बाबूजी को भी पता हो। अब प्रिया ने उसके पास आकर पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? तब ईशा ने एक अदा से मुस्कुरा कर कहा, वो ऐसे मामा, क्योंकि अमन जो रात को लैपटॉप पर काम करता है वो अपने बिजनेस को संभालता है, जिसको उसने अपने कुछ खास आदमियों को हैंडओवर किया हुआ है। मैं जब अमन के रूम में थी तो मैं सोने का नाटक करती थी, असल में मेरी नज़र अमन पर ही होती थी, और एक दिन मैंने चुपके से अमन के लैपटॉप का पासवर्ड देख लिया और फिर चुपचाप अमन की अलमारी से लैपटॉप निकाल कर ये सब इन्फॉर्मेशन ले ली। तब प्रिया ने कहा, याना भी तो अमन के साथ कब से रह रही है, उसको क्यों नहीं पता? तब प्रिया ने कहा, क्योंकि उसको अमन से लड़ने से और उसको गुस्सा दिखाने से ही फुर्सत मिलती है। अमन की पर्सनल चीज़ों में क्या घुसेगी, ऐसी लड़कियां सिर्फ दिल का ही इस्तेमाल करती है, दिमाग का नहीं। अब प्रिया ने कहा, लेकिन मुझे अभी भी एक बात हजम नहीं हो रही, अगर अमन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाता है तो वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? पहले अपने इतने बड़े जागीरदार होने की आय छुपाए और अब बिजनेसमैन होने की। तब ईशा ने कहा, ये बात तो खुद मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, आखिर अमन ऐसा क्यों कर रहा है? अमन खुद में एक मिस्ट्री मैन है और अमन का ज्यादातर बिजनेस उड नाम के आदमी के साथ जुड़ा है जो न्यूयॉर्क में है, लेकिन अभी के लिए मैंने इतना जान लिया है तो आगे भी जान लूंगी। तब प्रिया ने कहा, एनीवे, ये तो तसल्ली हो गई, अमन कंगाल नहीं हुआ है, याना ने सिर्फ माल लिया है, माल बनाने वाली मशीन तो अभी भी हमारे हाथ में है, बस अब तुम्हें अमन के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना है। तब ईशा ने अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर लगी अपनी और अमन की हंसती हुई तस्वीर को देखकर कहा, लेकिन मामा, मैंने ये सब आपकी तसल्ली के लिए बताया है ताकि आपको आपकी बेटी घाटे में ना लगे, लेकिन मोम सच तो ये है, मुझे अमन हर हाल में चाहिए, क्योंकि मैं उससे तब से प्यार करती हूँ जब आप सब उससे नफरत करते थे, जब याना और मोना आंटी सब अमन को नापसंद करते थे, क्योंकि आप सबको लगता था अमन एक गरीब परिवार से है। लेकिन मैंने तब भी अमन से प्यार किया था, जब वो याना का बॉडीगार्ड बना हुआ था तब भी मैंने अमन को प्रपोज किया था, तब भी मुझे मतलब नहीं था अमन अमीर है या गरीब, बस मैंने उसको अमन समझकर प्यार किया था। जब अमन ने अपना सच मुझे बताया, उसने बताया वो याना का पति है और उसको प्यार करता है, तो मैं पीछे हट गई, मुझे लगा शायद याना भी अमन को पसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा याना तो अमन को डसाव ही नहीं करती, बस उसका दिल तोड़ना जानती है। और फिर अमन खुद चलकर मेरे पास आया और मुझसे झूठी शादी के बारे में कहा और मैंने अमन को फिर से पाने के लिए हाँ कर दी। इसलिए मामा, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं अमन को जरूर याना से लेकर रहूंगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो तुरंत याना को मिल जाती थी, लेकिन जैसे मैं चालाकी से याना से सब वापस ले लेती थी, इसी तरह अमन भी उससे छीन कर रहूंगी। अमन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके कानों में अभी तक सबकी बातें गूंज रही थी, जैसे अमन से किसी को कोई मतलब ना हो, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से मतलब हो, जैसे हर कोई इस ताक में है कि अमन के बाद किसको क्या और कितना मिलेगा। और अमन अब एक गहरा सांस लिया और एक साइड करके गाड़ी रोकी और अपने गले से एक लॉकेट बाहर निकाला और उसको खोला, तो उसमें अमन की माँ की तस्वीर थी और अमन ने उदासी से उस तस्वीर पर अपने होंठ रखकर आहिस्ता से कहा, आई लव यू माँ। अब अमन के कानों में अपनी माँ की हंसी गूंजी और उसने अमन के माथे को चूम कर कहा, सरबनी के मन, मेरे सरमन, इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप का प्यार है जो लालच और बिना कुछ चुकाए मिलता है, वरना हर रिश्ते के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब अमन ने आंखें बंद कर उदासी से कहा, आई मिस यू माँ। अब अमन गाड़ी में सॉन्ग प्ले कर दिया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े, जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है, बेवफा नहीं जब वो, फिर क्यों हमसे रूठा है। खोई खोई आंखों में आंसुओं के मिले हैं, खोई खोई आंखों में आंसुओं के मिले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं।
दर्द बढ़ता जाता है। -2 जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले। हर तरफ उजाला है, दिल में एक अंधेरा है। सामने वो कब आएगा जो छुपा सवेरा है। -2 मेरा दिल जिगर देखो कितने दर्द झेले हैं, एक में भी तन्हा थे। अब चंचल ने मयंक से कहा कि ये पूरी हवेली अमन भाई सा के नाम थी। तब मयंक ने हाँ में जवाब दिया। अब चंचल ने कहा, ऐसे कैसे हो सके भाई, तो आप भी हो उनके, लेकिन अमन भाई सा के नाम पर इतनी जायदाद और आपके नाम पर थोड़ी बहुत जमीन जायदाद। तब मयंक ने कहा, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत है, इतनी कि हमारी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएगी तो भी कम नहीं पड़ेगी। तब चंचल ने कहा, लेकिन अमन भाई सा की कितनी होगी। और मयंक ने झल्ला कर कहा, तुम्हें क्या पड़ी है अमन भाई सा की जायदाद की, उनका जो कुछ है सब उनके बीवी बच्चों का है, हमारा इस सब से कोई मतलब नहीं है। तब चंचल ने कहा, मतलब क्यों ना है, कल को याना ने हमें इस हवेली से निकाल दिया तो। तब मयंक ने कहा, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, मैंने विल पढ़ ली है, अमन भाई सा ने मुझे उसकी कॉपी भेजी है, उसमें साफ साफ लिखा है ये हवेली किसी के भी नाम पर हो, लेकिन इसको बेचने का हक किसी को भी नहीं है, और ये हवेली अमन भाई सा के नाम पर है, और अमन भाई सा की मर्जी के खिलाफ कोई इस हवेली का तिनका भी बाहर ना कर सकता। तब चंचल ने कहा, अगर अमन भाई सा ने ही हमें घर से निकाल दिया। तब मयंक ने कहा, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, अमन भाई सा हम बहन भाइयों पर जान देते हैं। वो अपना बुरा कर सकते हैं लेकिन अपने बहन भाई का नहीं, और ये बात पूनम को लेकर सही साबित हुई है। अमन भाई सा ने उसका घर बसाने के लिए अपना घर बर्बाद कर लिया है। आज याना भाभी जो कुछ भी कर रही हैं अमन भाई सा से नाराज होकर रही है, वरना वो भी इतनी बुरी नहीं है। बस भगवान ही इन दोनों को जल्दी मिला दे, इनके दिल में जो भी खटास है सब खत्म हो जाए। याना ने अपने रहने के लिए हवेली का ऊपर वाला पोर्शन सेट कर लिया था, बस कुछ काम होता तो याना नीचे आ जाती। अब वो बस अपने बच्चों के साथ और याना की भरोसेमंद बबीता, सावित्री और आर्य थी जो याना के बच्चों का ख्याल रखती थी। अमन वापस मुंबई चला गया था। आज बाबूजी सुमेर सब पंचायत में थे, सुमित्रा बाहर किसी काम से गई थी। अब याना अपने पोषण वाली किचन में थी। जब धारा और गंगा चुपचाप उसके किचन में आई, याना पीट करे अपने बच्चों के लिए किचन में फीड तैयार कर रही थी। अब धारा और गंगा ने आहिस्ता से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। एपिसोड 117। अमन मीटिंग में था जब उसके पास उसके ऑफिसर विजय की कॉल आई और अमन बाहर आ गया। तब उधर से विजय ने कहा, सर आपका शक सही निकला, आपके मुंह बोले फूफा जी धनेश ही डीके है, और आज की फ्लाइट से वो दुबई के लिए निकल रहे थे। हमने रंगे हाथों पकड़ लिया और उनको रिमांड पर लिया, और उन्होंने वो सब उगल दिया जिसका आपको अंदाजा था। आपकी बीवी पर हमला करने वाला धनेश और उसकी बीवी और बेटी धारा है। और अमन ने अब गहरा सांस लिया। फिर अमन ने कहा, रिमांड की वीडियो मुझे सेंड करो। तब विजय ने ओके कहा, और अब अमन ने बबीता और आर्य को कॉल किया। आज बाबूजी सुमेर सब पंचायत में थे, सुमित्रा बाहर किसी काम से गई थी। अब याना अपने पोषण वाली किचन में थी। जब धारा और गंगा चुपचाप उसके किचन में आई, याना पीट करे अपने बच्चों के लिए किचन में फीड तैयार कर रही थी। अब धारा और गंगा ने आहिस्ता से किचन का दरवाजा बंद कर दिया, और अब जैसे ही याना पलटी तो सामने धारा और बुआ जी को खड़ा देखकर दंग रह गई। और याना ने अब गुस्से में कहा, यहाँ क्या करने आई हो। तब गंगा ने कहा, थारे से हिसाब चुकता करने, बहुत चालाक समझे अपने आप को, पहले महारे से महारा अमन छीन लिया, अब सारी जायदाद भी अपने नाम करा ली। अब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो तुम दोनों को इस बात का दुख है, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब मैं आपके लिए इतनी महानता तो नहीं दिखा सकती, अपनी जायदाद तुम दोनों के नाम कर दूं। हाँ इतना कर सकती हूँ, अगर मेरी चापलूसी करोगी तो यहाँ रहने की परमिशन दे सकती हूँ। तब गंगा ने कहा, थारी चापलूसी करेगी महारी जुती, और अम्मा कितनी बेशरम है। अमन जी ने इसको और इसके बच्चों को नाजायज कह दिया, फिर भी आ गई यहाँ पे। तब याना ने कहा, बेशरम तो हूँ लेकिन तुमसे कम, क्योंकि तुम तो वो लोग हो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, इस घर में रहकर यही के लोगों के खिलाफ साजिश करते हो। तुम तो बेशर्म के साथ साथ नीच भी हो। अब गंगा ने याना को देखते हुए कहा कि साजिश की हमने। अब याना को अपनी वो रात याद आई जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, और याना को जब से पता चला था उस पर हमला करने वाले यही लोग हैं, तब से याना तड़प रही थी उनसे बदला लेने के लिए। याना को हमला करने वाली बात इमली और बबीता ने बताई थी, और याना से कहा था कि तुम इनको छोड़ना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पर आंच भी आने नहीं देंगे। और याना ने पूछा भी था कि उनको कैसे पता चला इसके बारे में। तब इमली ने कहा, उसने इनको बात करते सुन लिया था, इसलिए याना दीदी किसी ने हमसे कहा है कि ऐसी हालत करके छोड़ना, ना मौत मिले ना जिंदगी, बस जिंदगी भर तड़पती रहे। अब फिर याना ने पूछा, किसने कहा है। तब बबीता ने कहा है, ये सब छोड़ो, किसने कहा है, बस आपको इनको निपटाना है। और अब वो दोनों माँ बेटी खुद चलकर याना के पास आ गई थी, और याना को अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था।
अब याना ने गंगा बुआ के पूछने पर कहा, क्या मुझे पता नहीं? तुम सब ने मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। अब उन दोनों का रंग पीला पड़ गया और मेरे पास इसका सबूत है। कहो तो दिखाओ। तब धारा ने कहा, ठीक से जब तू बिजली के तार से मरी ना, लेकिन अब जरूर मरेगी। थारे को आज यही जलाकर कह देंगे कि गैस फट गया, बेचारी मर गई, और फिर थारे बच्चे और अमन जी को मैं संभाल लूंगी, क्योंकि अमन जी अपने बच्चों से घना प्यार करे से। तब याना ने हंसते हुए कहा, तुम वो कुत्ते हो जो सिर्फ भौंकना जानते हो, काटना नहीं, क्योंकि 20 साल में भी तुम इतना नहीं कर सकी अमन के दिल में अपनी जगह भी बना लेती। तुमसे बेहतर तो ईशा रही, जिसने सिर्फ 20 महीने में ही अमन को अपना पति साबित कर दिया, और यहाँ तक कि मुझे और मेरे बच्चों को अमन से दूर कर दिया। तुम तो धारा बस कुएं के मेढक की तरह टर-टर करती रही। तब धारा ने कहा, लेकिन अब थारे को और थारी उस बहन दोनों को ठिकाने लगा कर साबित करूंगी कि धारा की जगह कोई ना ले सके। और तब ही धारा सिलेंडर का रेगुलेटर खींचने को थी। तब याना ने एक जोरदार थप्पड़ धारा के मुंह पर खींचकर मारा, और तब ही पीछे से बबीता और आर्या दोनों आ गई, और गंगा बुआ उन दोनों को वहां देखकर घबरा गई। अब आर्या ने कहा, बेवकूफ औरत, खुद ही मौत के मुंह में मरने चली आई। तुम्हें इतना नहीं पता अब याना कमजोर नहीं है जो पहले की तरह तुमसे दब जाएगी। और तभी उन दोनों ने धारा और गंगा के दोनों हाथ बांधे, और याना ने उनके चीखने से पहले ही उनके मुंह पर दुपट्टा बांधकर दोनों मुंह बंद कर दिया। और अब वो भागना चाहती थी, लेकिन अब उन तीनों ने मिलकर उनको भागने नहीं दिया। अब वो दोनों माँ बेटी जोश जोश में यहाँ आकर पछता रही थी, और याना ने तभी पेट्रोल की कैन उठाए और उन दोनों पर पेट्रोल डाल दिया, और अब वो दोनों आंखें फाड़े याना को देख रही थी। और तभी याना ने तिल्ली जलाई, और वो दोनों जी जान से कांप गई, और याना ने उनके ऊपर फेंक दी। और उधर सावित्री ने प्लेयर पर जोर जोर से भजन चला दिया, और अब धारा और गंगा दोनों पड़ी हुई जल रही थी और जलती हुई बुरी तरह तड़प रही थी, और आज याना उनकी बेबसी का मंजर देख रही थी। जिस तरह से वो तीनों याना को मारता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, आज याना को उनको जलता देख सुकून मिल रहा था। और कुछ देर बाद आर्या और बबीता ने बाल्टी भर भर कर उन पर पानी डाला, लेकिन अब वो आधी से ज्यादा चुकी थी, और याना ने उनके मुंह से पट्टी हटा दी और वो बुरी तरह चीखने लगी। लेकिन उनकी चीखों को ब्रेक तब लग गया जब याना ने उनके सामने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, और उनके बाहर आने से पहले ही चीखती हुई बाहर की तरफ भागी, बचाओ बचाओ। और याना भागती हुई हवेली की दूसरी साइड आई, जहां बाबूजी पंचायत कर रहे थे, और याना ने वहां आकर रोते हुए कहा, बाबूजी, बाबूजी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। धारा और गंगा बुआ सा मुझे जान से मारना चाहती है, मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर मुझे आग लगाकर मारना चाहती है। और जैसे ही वो मुझ तिल्ली डालने वाली थी, मैंने उन दोनों को धक्का देकर भागाई। और अब पीरामल बाबूजी और सारे पंच हैरान थे याना को इस तरह घबराता देखकर, और वो पूरी पेट्रोल में भीगी खड़ी थी। अब सब गांव वालों ने पीरामल से कहा, शेखावत साहब, ये क्या हो रही से? आपके घर में पहले भी इस छोरी को जान से मारना चाहा, फिर हमला हुआ से। अब बाबूजी याना को लेकर हवेली के अंदर आए, और साथ में गांव के लोग भी आए, और अब बुआ और धारा बाहर आकर बुरी तरह चीखने लगी। वो दोनों बुरी तरह जली हाय हाय कर रही थी, लेकिन पीरामल को देखकर गंगा रोते हुए बोली, भाई सा, याना ने महारे को और धारा को जान से मारने की कोशिश की, देखो कितना जला दिया महारे को। तभी याना ने कहा, बाबूजी, अगर मैं इनको जलाती तो पूरा ही नहीं जलाती, इतना जलाकर क्यों छोड़ती, ये तो दोनों मुझे जलाने के चक्कर में खुद जली है। तब चंचल ने कहा, ये याना झूठ बोल रही, महारी माँ और धारा जी क्यों जलाएगी इसको? तब याना ने कहा, क्योंकि मैंने सारी जायदाद अपने नाम जो करा ली है। तब धारा ने रोते हुए कहा, बाबूजी, ये सच ना या सफेद झूठ बोल ली, इसने महारे को जलाया और इसकी दोनों चमचियों ने मिलकर जलाया हमें। तब याना ने कहा, बाबूजी और गांव वालों, एक बात बताओ, क्या मैं इनको नीचे जलाने आई थी? नहीं, बल्कि ये खुद ऊपर मेरी रसोई घर में आई थी मुझे जलाने। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो ये देखिए। तभी आर्या ने स्क्रीन पर वीडियो प्ले कर दी, जिसमें धारा और गंगा बुआ सा याना को मारने की बात कर रही थी, और याना को बिजली से मारने की बात भी वो कबूल कर चुकी थी। अब गांव वाले और बाबूजी उन दोनों को खुलती नजरों से देख रहे थे, और अब उन दोनों माँ बेटी पर कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर धारा ने कहा, यूं हमें फंसा रही बाबूजी। तब बाबूजी ने गुस्से में कहा, चुप करो तुम दोनों, महारे को अब लाग रहा, इतने दिना से हम सांप को पाल रहे से, निकल जाओ अभी के अभी महारे घर से। और अब गंगा ने रोते हुए अपना फिर से एहसान जताया, भाई साहब ने और महारी बेटी ने इस घर के लिए अपना सब बर्बाद कर दिया, और आप अब महारे इस सब का यूं बदला दे रहे। तब बाबूजी ने कहा, अरे थारे इस एहसान की खातर तो मैं थारे पति की सारी याशिया बर्दाश्त करता रिया से, करोड़ों का घपला कर दिया उसने महारे कारोबार में, लेकिन थारे से कदी ना कहा। और थारी धारा के लिए अमन ने अपना भानगढ़ वाली 1,500 करोड़ की जल महल हवेली धारा को दहेज में देने का फैसला किया था, ताकि थारे को यूं मलाल ना रहे, तू यहाँ रहकर ठगी गई।
अगर तन ने अमन के भाई बहन के लिए इस हवेली के लिए त्याग किया तो अमन भी थारे इस त्याग का बदला दे रहा था। थारे को अब धारा और गंगा बुआसा अपने जख्मों को भूलकर अपनी बेवकूफ़ी पर मातम कर रही थी कि आज उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब बाबूजी ने गुस्से में कहा, लेकिन तुम दोनों तो उसके बीवी बच्चों को ही मारने पर तुलगी कि बितेगी अमन पर जब वाह को पता लगेगा। और धारा और गंगा अब गिड़गिड़ा कर याना से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन अब बाबूजी ने कहा, अब थारी माफ़ी का टेम निकल चुका से, तुम दोनों ही भी इस घर से निकल जाओ, वरना महाराजी तो ऐसा कर रहा से तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूँ। लेकिन गंगा थारे माँ बाप के बहुत एहसान से महारे पे, इसलिए थारे को इस घर से जाने को कह रहा बस। अब बाबूजी ने भूषण काका से कहा, भूषण इन दोनों को अस्पताल ले जाओ और वहां से सीधा गंगा को इसकी ससुराल छोड़ आओ। और गंगा रोने लगी, लेकिन बाबूजी ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैं थारे हाथ जोड़ूं, अब कभी इस घर में वापस न आना। और बाबूजी ये कहकर अपने कमरे में चले गए और अब धारा और बुआ जली भुनी रोते हुए घर से बाहर जाने लगी। तब धारा ने चंचल से कहा कि तू भी ना रुकेगी महारे को। तब चंचल ने कहा, जिज्जी मैं ना रोक सकती, तब अमन भाई सा से बात कर लो के पता वो रोक ले। लेकिन अब धारा की हिम्मत नहीं हुई अमन से बात करने की, और अब चंचल भी अपने कमरे में चली गई। और उनके बाहर जाते हुए गंगा बुआसा ने गुस्से में याना से कहा, तन्ने अच्छा ना किया महारे साथ। तब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा बुआसा मैंने तो बहुत अच्छा किया था आपके साथ, लेकिन आपको मेरी अच्छाई अच्छी नहीं लगी, आपने मुझ पर ही वार करने शुरू कर दिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं, सो सुनार की और एक लोहार की, आपने 100 वार किए और मैंने एक ही किया, और अब आप और आपकी बेटी घर के बाहर। और शुक्र कीजिए मैंने घर के बाहर किया है, दुनिया के बाहर नहीं किया, इसलिए अगर दोबारा इस घर में लौटी तो सीधा ऊपर का टिकट कटवा दूंगी। और याना ये कहकर आगे बढ़ गई और धारा और गंगा बुआ भूषण के साथ रोती हुई चली गई। अब याना हाथ झाड़कर अंदर आई। अब आर्या ने कहा, दीदी आपने 2 विकेट तो गिरा दिए हैं। अब याना ने कहा, अभी 4 और बचे हैं। अब आर्या ने पूछा, 4 कौन? 3 ही तो है, एक ईशा और धनेश और चंचल। तब याना ने कहा, एक मेजर साहब भी तो है। तब बबीता ने हैरानी से कहा, मतलब आप अमन भाई सा को भी ना छोड़ोगी? तब याना ने कहा, मैन विलेन तो वही है, उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तब आर्या ने कहा, उनको क्या सजा दोगी? तब याना ने कहा, ईशा और मेजर की सजा सोचनी पड़ेगी। और याना ये कहकर आगे बढ़ गई। अब बबीता ने कहा, ये दुर्गा से काली बन गई है, अब सबके ऊपर चढ़कर तांडव करेगी। और ईशा ने अब अपनी माँ से कहा, ये याना तो काफी डेंगर्स हो गई है, क्या हाल कर दिया इसने गंगा और धारा का। तब प्रिया ने कहा, तुम संभल कर रहना, इसका कुछ भरोसा नहीं, ये अब रिवेंज ले रही है। और ईशा अब सोच में पड़ गई। अब अमन को सुमित्रा चाची ने सब बता दिया और अमन ने फिक्र से चाची से पूछा, याना तो ठीक है? तब चाची ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चोट लग गई है उसको भी। अब अमन ने सुमित्रा चाची से बात करने के बाद याना को कॉल किया उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है, कहीं उसको तो चोट नहीं लगी। और याना ने अब कॉल पिक करते हुए कहा, रिलैक्स मेजर साहब, मुझे पता है आपका खून खोल रहा होगा ये जानकर मैंने आपकी लाडली हाफ गर्लफ्रेंड धारा को और आपकी माँ जैसी बुआसा को जो घर से निकाल दिया है, और आप तड़प रहे होंगे मुझे सुनाने के लिए। तब अमन ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, माय डियर वाइफ, आपने बहुत ज्यादा गलत फहमी पाल रखी है मेरे बारे में, ऐसा नहीं है। तब याना ने कहा, 1 सेकेंड मेजर, आई एम नॉट योर वाइफ, इसलिए मुझे अपनी बीवी समझने की तुम भी गलत फहमी मत पालो। और दूसरी बात, मैंने अब अमन नाम का कुत्ता पाल लिया है, इसलिए अब गलत फहमी पालनी छोड़ दी है। तब अमन ने गुस्से में कहा, याना माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। तब याना ने कहा, मैं एक लूज कैरेक्टर लड़की हूँ जो किसी के भी नाजायज बच्चे पैदा कर सकती है, तो ऐसी लड़की से तमीज की उम्मीद रखना बेकार है। इसलिए आपको जो भी बकवास करनी है जाकर अपनी रखेल प्लस बीवी ईशा से करो, मेरे मुंह लगोगे तो मुंह की खाओगे। और याना ने खट कॉल कट कर दिया। एपिसोड 118। तब अमन ने गुस्से में कहा, याना माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। तब याना ने कहा, मैं एक लूज कैरेक्टर लड़की हूँ जो किसी के भी नाजायज बच्चे पैदा कर सकती है, तो ऐसी लड़की से तमीज की उम्मीद रखना बेकार है। इसलिए आपको जो भी बकवास करनी है जाकर अपनी रखेल प्लस बीवी ईशा से करो, मेरे मुंह लगोगे तो मुंह की खाओगे। और याना ने खट कॉल कट कर दिया। और अमन अब हाथ में मोबाइल लेकर खामोश खड़ा था और आहिस्ता से कहा, बहुत दूरियां पैदा कर रही हो मुझसे। और अमन खामोशी से अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर याना जैसे ही अंदर आती है, ईशा उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोलती है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेलती हो। तब याना ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, खेल तो तुम जैसे बच्चे खेलते हैं, टीचर सिर्फ लेसन सिखाते हैं, कुछ बच्चे प्यार से समझ जाते हैं, कुछ अलग तरह से समझाना पड़ता है। तब ईशा ने कहा, याना सबक सिखाने के चक्कर में ये मत भूलो
तुम दो छोटे छोटे बच्चों की माँ हो, ऐसा ना हो ये सबक तुम पर भारी पड़ जाए क्योंकि तुम्हारे किए की सजा कोई तुम्हारे मासूम। अभी ईशा आगे बोलती तभी याना ने एक उल्टे हाथ का उसके मुंह पर खींचकर मारा। अभी ईशा समझती तभी याना ने उसके बाल पकड़े और उसका सर मछली के एक्वेरियम पानी में डुबो दिया और ईशा के होश खराब हो गए। अब याना ने उसकी गर्दन पीछे से दबोचकर कहा, अगर मेरे बच्चों के बारे में गलत सोचने की भी गलती की तो मुंह में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगी। अब मैं उस मेजर की बीवी नहीं हूँ जो उसकी इज्जत की खातिर दब के रहूंगी। मैं अब याना साहिल गहलोत हूँ, मोना सिनकत की बेटी। अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो दुनिया से उठा दूंगी, समझ गई। अब याना ने ईशा को उसकी माँ के ऊपर धकेल दिया। अब ईशा उल्टे सीधे सांस ले रही थी। तभी प्रिया ने जल्दी से ईशा को उसकी जेब से इनहेलर निकाल कर दिया। प्रिया ने गुस्से में कहा, याना मुझे ये तो पता था बदतमीज हो, लेकिन इस हद तक बदतमीज हो मुझे आज पता चला है। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं, ईशा तुम्हारी बड़ी बहन है और अस्थमा की पेशेंट है। ये बात याना को पता थी, ईशा को बचपन से अस्थमा है, इसलिए याना ने जानबूझकर उसका मुंह पानी में देकर उसका सांस रोक दिया था। अब याना ने प्रिया को मासी की जगह मिसेस ग्रेवाल कहकर पुकारा। तो मिसेस ग्रेवाल, आप अपनी अस्थमा की मरीज बेटी को समझा दीजिए, मेरे मुंह ना लगे वरना अभी तो सिर्फ सांस को रोका है, अगर मेरे बच्चों की तरफ टेढ़ी नज़र से भी देखा तो सांस छीन लूंगी। तब ईशा ने कहा, लगता है तुम्हारी शिकायत अब अमन से करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। अब याना ने कहा, आप मेरी शिकायत अमन से करें या अमन के बाप से, मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो मेजा और उसका गुस्सा मेरी जूते की नोक पर रखा है। तब ईशा ने गुस्से में कहा कि जिसके घर में रह रही हो उसको ही जूते की नोक पर रख रही हो। अब याना ने कहा, वेट, मैं किसी के घर में नहीं रहती, शायद तुम भूल रही हो, इस घर की लैंडलॉर्ड मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे उस मक्कार सुख और मेजर को भी उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। अब ईशा ने हैरानी से कहा, तुम इतना किस बात पर कूद रही हो, तुम मुझे और अमन को घर से निकाल सकती हो। अब अमन इतना भी कमजोर नहीं है कि तुम उसको घर से निकालोगी और वो चुपचाप निकल जाएगा। लगता है तुम उसकी बेल्टों की मार भूल गई हो। तब याना का खून खोल गया। अब याना ने उंगली दिखाते हुए कहा, अब अमन मुझे छूने की भी गलती नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेजर मेरे एक इशारे का गुलाम है, और अगर मैं अमन को एक धमकी दूं कि मैं उसके बच्चे हमेशा लिए उससे दूर लेकर जा रही हूँ, वो भी इस ईशा की वजह से, तो वो तुम्हें बैल से क्या तुम्हें जूतों से मारेगा क्योंकि एक मर्द को अपनी बीवी से प्यार हो ना हो अपनी औलाद से जरूर होता है। और इसका सबूत ये है कि वो चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुका है क्योंकि वो जानता है मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। उसने भले ही दुनिया कुछ भी कहा हो, लेकिन वो तड़प रहा है अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए, और मेरे एक जरा प्यार से इशारा कर दूं तो तुम्हें वो धक्के देकर घर से निकालने में देर नहीं लगाएगा, समझ गई। अब याना वहां से गुस्से में चली गई और दोनों माँ बेटी मुंह खोले उसको देख रही थी। अब ईशा ने कहा, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है इसमें, कुछ टाइम पहले तो ये अमन के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी, लेकिन अब तो शेरनी बनी घूम रही है। अब प्रिया ने कहा, क्योंकि वो अब अमन के बच्चों को पैदा कर चुकी है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर चुकी है, इसलिए अब वो दबने वाली नहीं है। क्योंकि जब एक औरत एक मर्द के बच्चों को पैदा कर देती है तो वो फिर उसका वजूद खुद बन जाता है, क्योंकि सबको पता है एक मर्द की कमजोरी उसके बच्चे होते हैं और वो औरत उसकी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेती है, और याना भी यही कर रही है। अब याना अमन के सामने इसलिए खड़ी है क्योंकि उसके पास अमन के बच्चे हैं और वो भी 2 बेटे, इसलिए वो खुद ही मजबूत हो गई है। इसलिए अगर याना अमन पर प्रेशर करे तो वो तुम्हें भी घर से निकाल सकता है, भले ही तुमने खुद को उसकी बीवी साबित कर दिया है, लेकिन याना के सामने तुम्हारी पोजीशन कमजोर है क्योंकि वो अमन के वारिसों की माँ है। तब ईशा ने कहा, इसका मतलब मेरी पोजीशन कमजोर है इस घर में? तब प्रिया ने हाँ में जवाब दिया। तब पीछे से चंचल ने कहा, अगर तुम भी अमन भाईसा की औलाद को जन्म दे दो तो तुम भी याना की टक्कर की हो जाओगी, और जिस प्रॉपर्टी की याना अकेली हकदार बन रही है फिर वो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। तब ईशा ने अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच कह रही है? तब प्रिया ने कहा, हाँ सच कह रही है, क्योंकि अगर एक मर्द की 2 औरतों पर औलादे हो तो वो मर्द चाहे ना चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी आधी करनी पड़ती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे अमन पर जरा भरोसा नहीं है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाया और तुम घर के बाहर, उसने तुम्हें सिर्फ मजबूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी बताया, सच में शादी नहीं की है उसने तुमसे, इसलिए अमन की औलाद का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। तब ईशा ने कहा, मुझे इस याना का यही घमंड ही तोड़ना है, इससे अब इसकी प्रॉपर्टी और इसका अमन दोनों छीनने हैं। तब प्रिया ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि अमन याना से बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़कर तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा।
तब ईशा ने कहा, अपनाएगा नहीं तो मैं उसको मजबूर कर दूंगी। अब प्रिया ने गुस्से में कहा, ईशा तुम अमन के चक्कर में पागल हो चुकी हो, तुम धारा का हाल देख चुकी हो। तब ईशा ने कहा, वो धारा थी, मैं ईशा हूँ। प्रिया ने कहा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और प्रिया कमरे में चली गई। लेकिन तभी चंचल ने कहा, लेकिन मैं धारा साथ दूंगी, इस याना ने हमारी बहन की जगह छीनी है, मैं इसको भी यहाँ रहने ना दूंगी। लेकिन ईशा तुम याना की जगह तभी ले सकती हो जब तुम्हारी गोद में भी अमन भाईसा की औलाद हो, और जहाँ तक मैं अमन भाईसा को जानूं, वो याना के सिवा किसी की तरफ देखेंगी भी ना। तब ईशा ने कहा, मत देखो, आजकल बच्चा पैदा करने के लिए मर्द के साथ रिलेशन बनाना जरूरी नहीं है, बिना रिलेशन के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तब चंचल ने कहा, तो क्या तुम किसी और के बच्चे को अमन भाईसा का बताओगी? तब ईशा ने कहा, नहीं, बच्चा अमन का ही होगा, बस एक बार अमन का स्पर्म मुझे किसी भी तरह लेना है, और अमन का बच्चा मेरे पेट में। अब चंचल और ईशा शातिराना मुस्कुराने लगी। सुमित्रा चाची और बाबूजी अमन के बच्चे को खिला रहे थे, और रात शिवानी और गुड्डू भी आ गए थे हॉस्टल से अमन के बच्चों के लिए। अब सब बच्चों को खिलौने से खिला रहे थे, और बच्चे मुंह खोल खोल कर हंस रहे थे। अब शिवानी ने सुमित्रा चाची से कहा, मैंने तो एक गुड्डा मांगा था भाईसा से, उन्होंने तो दो दो दिए। अब दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंसे। तब शिवानी ने उन दोनों के गालों को चूम कर कहा, अरे मेरे मुन्ने राजाओं को तो सब पता है, हम इनके डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तब बाबूजी ने कहा कि डेट कहन लाग रही महारे लव कुश, अपने बाप को बापू सा बुलावेगे। तब शिवानी ने कहा, बाबूजी अब वो जमाना नहीं है, आपने हमें बाबूजी कहना सिखा दिया। सारी दोस्त शहर में मेरा मजाक बनाती है, सब अपने पिता को डेड या डेडी कहती है, एक मैं ही हूँ जो बाबूजी कहती हूँ। तब पीरमल ने कहा, तो इसमें बुराई क्या है? अब मयंक ने कहा, बुराई कुछ नहीं है बाबूजी, लेकिन जो इन बच्चों के माँ बाप है वो मॉडर्न जमाने के हैं, इसलिए ये अमन भाईसा को डेड बुलाएंगे। तब गुड्डू ने कहा, नहीं, डेडा बुलाएंगे। तब सुमित्रा ने कहा, अरे चुप करो, इनका बाप खुद फैसला कर लेगा उसको के बुलवाना, तुम फैसला ना करो, अभी तो मेरे अमन ने अपने बच्चों को गोद में लेकर भी ना देखा से। सारे गांव के आसपास के लोग अमन के बच्चों को खिलाने आवे, लेकिन जिसके यहाँ बच्चे हो उसको तो छूने की भी इजाजत ना। तब शिवानी ने कहा, क्या याना भाभी सा माफ ना कर सकती अमन भाईसा को? तब सुमित्रा ने कहा, बेटा ये उन पति पत्नी के बीच का मामला, हमारा कहना ठीक ना से, मन ने समझा कर भी देख लिया, लेकिन याना ना मानेगी। अब मयंक और गुड्डू दोनों बच्चों को खिला रहे थे, और वो बच्चे अपने फूले फूले रुई जैसे गालों को हंस हंस कर और लाल कर रहे थे। अब मयंक की नज़र चंचल पर पड़ी तो वो गुस्से में अंदर चली गई, और तभी मयंक ने कहा, ले शिवानी जरा किम को पकड़। तभी शिवानी ने कहा, इनका नाम लव कुश है कि टीम किम है? तब सुमित्रा ने कहा, पीरामल भाईसा ने तो लव कुश रखा से, लेकिन इनकी नानी और माँ ने किम टीम रखा से, पर जब अमन आ जावेगा तो इनके नाम कर्ण का प्रोग्राम होवेगा, तब पता चलेगा इनका के नाम रखना। शिवानी ने देखा, गुड्डू ने दोनों बच्चों को एक टेडी बेयर वाली शीट पर बैठाया, और तब ही अमन को वीडियो कॉल कर दी। अमन जो ऑफिस में बैठा मीटिंग कर रहा था, जब उसने गुड्डू की वीडियो कॉल देखी और तुरंत एक्सक्यूज मी कहकर कॉल रिसीव की, लेकिन सामने कैमरे में उसके दोनों बच्चे बैठे थे और अपनी आंखें टीम कर इधर उधर देख रहे थे, और अमन एकदम अपनी शीट से उठ गया, और अब उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। और वो ऑफिसर जो कब से अमन के गुस्से से डर रहे थे, एकदम अमन के एक्सप्रेशन देखकर दंग रह गए, और अमन की आंखों में नमी सी तैर गई, और अमन ने अब अपने बच्चों को कैमरे से ही प्यार किया। मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। अमन को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो एक ऐसा बाप था जो अपने बच्चों को छू भी नहीं सकता था। अमन उनको सीने से लगाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मजबूर था। वो चाहता तो बच्चों के पास जा सकता था, लेकिन अमन को पता था याना उनको करीब नहीं आने देगी, और ये उसके लिए बहुत तकलीफदेह होगा, और वो याना को अब हर्ट भी नहीं करना चाहता था, उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहता था, क्योंकि अमन को एहसास था वो उसको पहले ही बहुत हर्ट कर चुका है। और बच्चे अमन को देखकर मचल उठे, खून खून की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वो बच्चे कुर्सी से कूदने को तैयार थे, और तभी गुड्डू ने कहा, भाई सा लगता है ये आपके बच्चे आपको पहचान गए, देखो कैसे उतावले हो रहे हैं आप पर आने के लिए। और अमन ने बेबसी से कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, बहुत बदनसीब बाप हूँ, तुम्हें सीने लगाने का हक भी खो चुका हूँ। और तब कैमरे में याना का गुस्से से लाल चेहरा दिखा, और याना ने गुस्से में कहा, खबरदार मेजर, जो मेरे बच्चों अपना कहने की भूल की, ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। और याना ने तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन तभी याना के फोन पर अमन की कॉल आई, और अमन ने गुस्से में कहा, क्या अपने बच्चों को देखने का भी हक नहीं है मुझे? तब याना ने गुस्से में कहा, तुम्हारे नहीं है वो, सिर्फ मेरे हैं। तब अमन ने गुस्से में कहा, तुमने अकेली ने पैदा नहीं किए वो, मैं सोया हूँ तुम्हारे साथ, तब आए हैं। तब याना ने कहा, ये तो मुझे भी पता है मेजर, कोई औरत अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकती,
मर्द का सोना जरूरी होता है उसके साथ, लेकिन जो मर्द मेरे साथ सोया है वो आप नहीं हो, वो आपका भाई सूरज है, ये उसी के बच्चे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद आपने मीडिया में कहा है, इसलिए मेरे और सूरज के बच्चों अपना समझने की भूल मत करना। और अब याना ने कहा, और अगर आपको इतने ही बच्चे खिलाने का शौक है तो अपनी मिस्ट्रेस ईशा से कहें, वो आपके बच्चे पैदा कर देगी। और अमन ने अब आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है याना, लेकिन मेरा यकीन करो याना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी बन गई थी। लेकिन याना अगर तुम अमेरिका ना जाती और मेरे साथ आ जाती तो आज जो कुछ भी बकवास ईशा ने की है वो नहीं की जाती। तब याना ने गुस्से में कहा, कैसे आती, क्या तुम आए थे मुझे लेने, क्या तुमने एक कॉल करके भी बुलाया था? मैं खुद आपका इंतजार कर रही थी आपके साथ आने के लिए, लेकिन आपने तो उसी शाम दुनिया के सामने ईशा को अपनी बीवी साबित करके मेरे मुंह पर बदनामी का वो थप्पड़ मारा है जिसको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती और ना आपको भूलने दूंगी। और अमन अब शॉक रह गया और हैरानी से कहा, वो तुम अपने घर पर ही थी? अब याना ने गुस्से में चीखकर हाँ कहा। एपिसोड 119। और अमन अब शॉक रह गया और हैरानी से कहा, वो तुम अपने घर पर ही थी? अब याना ने गुस्से में चीखकर हाँ कहा। और अभी अमन कुछ कहता याना ने झट से गुस्से में फोन बंद कर दिया। और अमन को अब अपने चाचा साहिल पर गुस्सा आ रहा था। अब उसको सब समझ आ गया, उसके चाचा साहिल ने भी उससे झूठ बोला था याना को लेकर, लेकिन अब अमन का याना को सफाई देना बेकार लगा क्योंकि याना नहीं मानेगी और अब कोई उसके लिए सफाई देगा नहीं, क्योंकि जो लोग खुद उन दोनों को जुदा कर रहे थे वो क्यों अमन को सपोर्ट करेंगे। शिवानी याना के फ्लो में आई और देखकर कहा, वाह भाभी सा, आपने तो इस फ्लो का नक्शा ही बदल दिया। अब याना मुस्कुराए। अब गुड्डू ने कहा, यहाँ आकर तो लगता है हम किसी विदेशी अपार्टमेंट आ गए हैं। और याना मुस्कुराने लगी। अब गुड्डू ने कहा, भाभी सा मैं तो अब इसी फ्लो में रहूंगा। अब याना ने कहा, वाई नॉट, मैं भी इतने बड़े पोर्शन में आ रहा और मुझे अकेले डर सा लगता है, इसलिए एक मेन का होना भी जरूरी है। तब शिवानी ने गुड्डू से कहा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ फैलने की, ये फ्लो अमन भाई सा और याना भाभी सा की प्राइवेट जगह है। तब याना ने कहा, यह तुम्हारे अमन भाई सा को आने की परमिशन नहीं है। तब शिवानी ने कहा, भाभी सा ऐसा क्या हो गया है जो आप और भाई सा इतना दूर हो गए हो? प्लीज माफ कर दीजिए ना भाई सा को, मुझे आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। तब याना ने कहा, शिवानी कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ स्टैंड लेने पड़ते हैं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें समझ आएगा, अब बस तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो। अब ये बताओ कैसे गए हैं तुम्हारे एग्जाम? तब शिवानी ने भी बहस नहीं की और अपनी स्टडी के बारे में बताने लगी। अब गुड्डू और शिवानी फरमाइश पर याना ने उन दोनों थाई फूड बना कर दिया। और अब आर्या, बबीता, शिवानी, गुड्डू, याना सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तब गुड्डू ने पूछा, भाभी सा ये आपकी मासी की लड़की ईशा अभी तक गई नहीं यहाँ से? तब याना ने कहा, अब वो मेरी मासी की बेटी नहीं है, तुम्हारे भाई सा की खास है। अब शिवानी ने पूछा, खास मतलब? तब आर्या ने कहा, शिवानी अभी तुम ये सब समझने के लिए छोटी हो, कुछ टाइम के लिए आई हो, एंजॉय करो, इन सब झमेलों मत पड़ो। और शिवानी ने फिर कुछ नहीं कहा, आपने कॉलेज के बारे में बातें करने लगी। प्रिया वापस जा रही थी और ईशा से कहा, ईशा तुम भी चलो, क्योंकि मुझे अब याना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, वो कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हारे डैड और हेमंत को मैं समझा लूंगी, वो तुमसे नाराज जरूर है ये सब करने पर है, लेकिन तुम्हारे अपने हैं। तब ईशा ने कहा, नहीं मामा, मैं अगर इस तरह से गई तो याना को लगेगा मैं उससे डर कर भाग गई हूँ, और मामा मैंने अमन के लिए अपना सब दाव पर लगा दिया है, अब इतनी आसानी से तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे जाते ही अमन याना फिर से एक हो जाएंगे, और अब मेरा मकसद बहुत आगे का है। मामा आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैंने बुआ जी की दोनों बेटियों किया और नेहल को बुला लिया है, दोनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, उनके रहते याना मुझे छू भी नहीं सकती, वो कल तक पहुंच जाएंगी। अब प्रिया ने कहा, जैसे ही तुम्हारे डैड और मेरा सिंगापुर का ये बिजनेस ट्रिप पूरा हो जाएगा फिर मैं और तुम्हारे डैड अमन से बैठकर बात करेंगे, तब तक उसका मुंबई का मिशन भी पूरा हो जाएगा और हम अब उस पर दबाव देंगे कि उसने याना को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, अब याना को तलाक देकर तुमसे शादी करे, और अगर नहीं माना तो हम फिर उस पर मीडिया के थ्रू दबाव डालेंगे, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बीवी बनाकर दिखाया है, इसलिए तब तक तुम अपना ध्यान रखना, बाय टेक केयर। और अब प्रिया चली गई थी। याना नीचे की तरफ जा रही थी जब याना की नज़र किया और नेहल पर गई और वो दोनों आंखें फाड़े हवेली को देख रही थी। वो दोनों जुड़वा थी, दोनों ब्लैक शॉर्ट्स और वाइट टॉप पहना था, रंग बिरंगे बाल थे। और अब ईशा आई और उनको हक करते हुए कहा, वेलकम टू माई इन लॉ हाउस। और तब याना समझ गई वो ईशा की न्यूजीलैंड वाली बुआ की बेटियां हैं जो KNL के नाम से फेमस थी। याना ने उनसे पार्टी में ही कभी फॉर्मल के तौर पर हाय हेलो किया था, इसलिए याना की उनसे कुछ खास जान पहचान नहीं थी। अब नेहल ने कहा, वाह यार ईशा, तो तू कैसल में रह रही है, ऐसा लगता है जैसे हम राजा महाराजाओं के टाइम में आ गए हैं।
क्या कैसल है यार, ऐसा प्रिंस कहाँ पटा लिया तुमने यार। तब ईशा ने कहा सारे क्वेश्चन अभी करोगी या ऊपर कमरे में भी चलोगी। तभी ईशा ने उधर से पीरामल बाबूजी को आते देखा और उनसे कहा देखो सामने जो आ रहे हैं वो मेरे ससुर जी है। तब वो तीनों पीरामल बाबूजी के पास गई और उनको हेलो किया और अब बाबूजी ने ईशा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब ईशा ने कहा बाबूजी ये मेरी बुआ जी की लड़कियां है। तब पीरामल ने कहा जीती रहो और आगे बढ़ गए। अब किया ने कहा क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है तुम्हारे फादर इन लॉ की। अब वो ईशा के साथ कमरे में आने लगी तभी उनकी नज़र याना पर गई। तब किया ने कहा ईशा ये तो याना है ना, तुम्हारी फर्स्ट कजन और तुम्हारे हस्बैंड की एक्स वाइफ मैंने उस दिन NEWES में देखा था। अब ईशा ने हाँ कहा। तब नेहल कहा लेकिन अब ये यहाँ क्या कर रही है। तब ईशा ने कहा तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी, इसने मेरे देवर से शादी कर ली है इसलिए यहाँ पर है। तब किया ने उसके कमरे में आते हुए कहा लेकिन यार अब तुम्हारे रिश्ते के लिए इसका यहाँ रखना ठीक नहीं है, इससे तुम्हारे और जीज के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तब ईशा ने कहा पर तो रहा है, अब ये मुझसे मेरा अमन छीनने पर तुली है इसलिए ही तो तुम दोनों को बुलाया है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हाथ पैर चला रही है अपनी कुछ चमचियों के साथ मिलकर। तब किया ने कहा तुम फिक्र मत करो यार, हम इसको ऐसा सेट करेंगे तुम्हारे और जीज की तरफ देखने की भी गलती नहीं करेगी। अब नेहल ने कहा कितनी बेशरम लड़की है, दो हस्बैंड वाइफ के बीच थर्ड पार्टी बन रही है। जब उसने तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दिया है तो अब क्यों पीछे पड़ी है। तब ईशा ने कहा इसको आदत है हर किसी को पीछे लगाने की, लेकिन तुम इससे या किसी से इस बारे में कुछ मत बोलना, बेकार में रोना धोना शुरू करके सबकी सिंपैथी गेन करेगी। चलो अब तुम दोनों आराम करो, शाम को डिनर पर बात होती है। याना ने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी और वो याना को ऐसे देखती थी जैसे वो कितनी घटिया लड़की को इनडायरेक्टली याना को टोन करती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने याना से डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था इसलिए याना भी उनके मुंह नहीं लग रही थी। अब KNL को आए हुए कई दिन हो चुके थे, वो पूरी हवेली घूम चुकी थी। अब ईशा ने कहा KNL सुमित्रा चाची सा ने कहा है कि तुम यहाँ इस तरह के कपड़े मत पहनो, जीन्स तक तो ठीक है लेकिन शॉर्ट्स नहीं, ये गाँव है। तब KNL ने कहा तो डियर हम पर तो सब शॉर्ट्स ही है। तब ईशा ने कहा तो ऐसा करते हैं आज शॉपिंग पर चलते हैं। और तब किया ने कहा हाँ दैट्स गुड आइडिया और तुम्हें हमें ट्रीट भी देनी है अपनी शादी की। तब ईशा ने कहा तो चलो आज तुम्हार जीज की जेब ढीली करते हैं। अब नेहल ने कहा अरे हाँ हमने भी तो अभी तक बात नहीं की जीज से, चलो वीडियो कॉल करो। अब ईशा ने कहा एक सेकंड में बात कर लूँ कहीं वो बिजी ना हो। अब ईशा ने अमन को कॉल करके कहा अमन मेरी कज़न सिस तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, प्लीज़ उनके सामने एक केयरिंग हस्बैंड की तरह बिहेव करना। अब अमन ने ईशा को टालना चाहा लेकिन ईशा ने कहा अमन प्लीज़ प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, और अमन ने गहरा सांस लेकर और कहा क्योंकि अब ईशा के एहसान आ गए और अब ईशा और उसकी दोनों बहनें गार्डन में आ गई जहां याना अपने बच्चों को खिला रही थी, साथ में आर्या भी बैठी थी। और ईशा ने जानबूझकर याना को जलाने के लिए अमन को वीडियो कॉल किया। अमन और कुछ ऑफिसर जंगल में खड़े थे। जब अमित वहां आया और अमन से कहा सर टायर के निशान मैच हो गए हैं, वो टैंकर जंगल में ही आया है क्योंकि आपने चेकिंग टाइट कर दी थी इसलिए वो लड़कियों को बाहर नहीं ले जा सके। तब अमन ने कहा बस एक बार उन लड़कियों का कुछ सुराग मिल जाए, अगर उन्होंने लड़कियों को इस जंगल में छुपा रखा है तो यहाँ से बच नहीं पाएंगे। तभी ईशा का वीडियो कॉल आया। अब अमन ने अमित को डायरेक्शन दी और आगे बढ़ गया और कॉल रिसीव की। अमन अब फुल मेजर की यूनिफॉर्म में था और नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। अब अमन को देखकर KNL की आंखें फटी रह गई और किया ने कहा वाओ ईशा आई एम क्रेजी अबाउट योर हस्बैंड। अमन ने कॉल ऑफ कर दिया था लेकिन वो अभी किसी से बातें कर रहा था। याना ईशा से कुछ ही फासले पर बैठी थी इसलिए वो अमन को ईशा की टैबलेट पर देख पा रही थी, लेकिन अमन नहीं देख सकता था क्योंकि कैमरा ईशा और KNL की तरफ था। अब ईशा ने जानबूझकर याना को झंड करते हुए कहा ओह हेलो माय डियर हबी, अब इधर भी देख लो कैमरा ऑन है। और तभी अमन ने कैमरे की तरफ देखा। तभी KNL ने कहा हाय जीज। अब अमन ने मुस्कुरा कर हेलो कहा। तब किया ने कहा मेरा क्रश है आर्मी पर, काश आप याना से पहले मुझे मिल जाते। तब ईशा ने किया को आंख दिखाते हुए कहा शट अप, ये मेजर सिर्फ ईशा का है। तब वो दोनों हंसने लगी और अब आर्या ने याना से कहा दीदी चलो यहाँ से, ये आपको हट करने के लिए ये सब कह रही है। तब याना ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो उसको जो कहना है। जब मैं ईशा को मेजर के कमरे में उसके बिस्तर पर बर्दाश्त कर सकती हूँ तो अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, और वैसे भी अब मुझे इनके या अमन के कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याना ये सब कह रही थी क्योंकि वो भले ही कितना ही अमन से नफरत करती लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी याना के दिल में अमन पूरी शान से विराजमान था। लेकिन याना फिर भी बैठी रही, शायद वो ईशा को प्रूफ करना चाहती थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ईशा ने अमन से कहा
अमन मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे मोम डैड ने मेरे अकाउंट फ्रिज करा दिए हैं। तब अमन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भूषण काका से बोल दूंगा, वो तुम्हें मेरा प्लैटिनम कार्ड दे देंगे। अब किया ने नेहल के कान में कहा, वाओ प्लैटिनम कार्ड, इट्स सो रिच मैन। ये ईशा ने कैसे पटा लिया, वरना उसको तो कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये याना क्या बेवकूफ़ है जो इसने ऐसे इंसान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमें अब ईशा को सपोर्ट करना है, याना को नहीं, और याना को ईशा की और जीज की जिंदगी से बाहर निकालना है। इसलिए अब किया ने अमन से कहा, जीज हमारी ईशा बता रही थी आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, प्लीज़ हमारी बहन पर कोई शायरी सुनाओ ना। तब अमन ने कहा, नहीं मुझे कहा शायरी आती है, मैं तो बस ऐसे ही। तब ईशा ने कहा, प्लीज़ माय डियर हबी सुनाओ ना, जैसे तुम मुझे हर बार सुनाते हो। अब अमन ने ईशा को झूठ बोलने पर हैरानी से देखा, उसने कब सुनाई उसको शायरी। लेकिन अमन को कोई ईशा की रिक्वेस्ट याद आई। तब अमन ने आहिस्ता से ईशा को देखते हुए शायरी की, कबूल हो गई हर दुआ हमारी, जो मिल गई मोहब्बत तुम्हारी, अब बाकी नहीं है दिल में हसरत कुछ भी, जिंदगी सामने बैठी है हमारी। और ईशा की तो अंग अंग से खुशी फूटने लगी और ईशा ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू माय लव। और तभी नेहल और किया ने कहा, वाह वाह जीज आप तो ऑलराउंडर हो ईशा, you're really a लकी गर्ल। और याना ने पलके झपकते हुए अपने आंसुओं को पीछे की तरफ धकेला और आर्या ने आहिस्ता से कहा, अंदर चलो दीदी, ये मैं जानती हूँ आपको हर्ट हो रहा है। तब याना ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, देखूंगी इंसान किस हद तक गिर सकते हैं। अब किया ने कहा, जीज एक शायरी प्लीज हमारे लिए भी। अमन अभी मना करता, तभी उन्होंने ने कहा, प्लीज प्लीज मना मत करना जीज। तब अमन ने हंसते हुए कहा, रूप रंग में गोरी हो या काली, खुशनसीब वो जीजा है जिसकी होती है साली। तब किया ने कहा, जी जब हमारा भी सुनिए, इरशाद किया है, दिल भी क्या चीज़ है जो दे दिया जीजा जी को, कर दिया उन्होंने चकनाचूर जब दिल में उन्होंने बसाया मेरी दीदी को। अब अमन ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब। अमन पूरी एक्टिंग कर रहा था खुश होने की। तब नेहल ने कहा, एक मेरा भी सुनिए जीज, स्टॉप में तेल है पानी मत समझना, मैं तुम्हारी साली हूँ जीजू, घर वाली मत समझना। अब अमन जोर से हंसा, उनकी हंसी मजाक चल रही थी और अब याना की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। और याना गुस्से में उठकर उसने गोद में अपने बच्चे को लिया और दूसरे को आर्या ने लिया और याना उठकर वहां से जाने लगी। और तभी अमन की नज़र कैमरे के सामने से गुजरती हुई याना पर गई और अमन का चेहरे का रंग उड़ गया। अब अमन ने ईशा से पूछा, क्या ये सब बातें तुम याना के सामने कर रही थी? तब किया ने कहा, हाँ जीज वो तो कब से बैठी थी। आखिर बेचारी की अब बर्दाश्त जवाब दे गई और चली गई। उन दोनों बहनें समझ रही थी कि अमन भी याना को पसंद नहीं करता, लेकिन तभी अमन ने गुस्से में कहा, शट अप, और कॉल कट कर दिया। अब किया ने कहा, ये जीज को इतना गुस्सा क्यों आया? अमन ने अब जल्दी से याना को कॉल किया तो अमन को पता चला याना ने अमन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और अमन ने व्हाट्सएप किया तो अमन वहां पर भी ब्लॉक हो चुका था और अब अमन सब पकड़ बैठ गया और अमन ने अब एक फैसला किया। एपिसोड 120। शिवानी वापस हॉस्टल आ चुकी थी और अब उसने अमन को कॉल किया, भाई साहब मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मुंबई में हो और मैं पूना में, आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए, अब मैं हवेली से भी आ गई हूँ। तब अमन ने हंसते हुए कहा, गुड़िया मैं यहाँ हॉलिडे मनाने नहीं आया, कैस के सिलसिले में आया हूँ। तब शिवानी ने कहा, जब आप मुझसे यहाँ मिलने नहीं आ सकते तो विदेश में क्या आते जहाँ आप और मयंक भाई साहब मुझे और गुड्डू को भेज रहे थे। वो तो अच्छा हुआ बाबूजी ने नहीं जाने दिया, फिर तो आप मुझे पहचानते भी नहीं। तब अमन ने हंसते हुए कहा, लगता है मेरी छोटी बहना ज्यादा ही नाराज है अपने भाई सा से। तब शिवानी ने कहा, हाँ। तब अमन ने कहा, ठीक है इस संडे को मैं आऊँगा अपनी गुड़िया से मिलने, हैप्पी। तब शिवानी ने कहा, नहीं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरी याना भाभी सा को नाराज किया हुआ है। तब अमन कुछ खामोश सा हो गया। अब शिवानी ने कहा, भाई सा आपने उस ईशा नाम की लड़की को घर में क्यों रखा हुआ है? तब अमन ने कहा, शिवानी तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अभी तुम छोटी हो। तब शिवानी ने कहा, आपकी और याना भाभी सा दोनों एक ही बात करते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों है? तब अमन ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। तब शिवानी ने कहा, भाई सा जब तक आप दोनों के बीच में वो तीसरी रहेगी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है भाई सा, लेकिन अपने पति के ऊपर दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो तो आपकी बीवी बनकर रह रही है, तो याना भाभी सा पर क्या बीत रही होगी। अब अमन को अपनी छोटी सी बहन बहुत बड़ी लगी। तब अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बड़ी बातें कहाँ से करनी सीख ली मेरी छोटी सी गुड़िया ने? तब शिवानी ने कहा, भाई साहब आपकी छोटी सी गुड़िया 18 साल की होने वाली है और सही गलत खूब समझती है, और अब मेरा 18वां जन्मदिन आने वाला है और आप हमेशा मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट देते हैं,
इस बार मेरा गिफ्ट यही है। अब अपने जन्मदिन पर याना भाभी सा और आपको एक साथ में देखना चाहती हूँ। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तो आपका भाई सा आपको ये गिफ्ट जरूर देगा। हैप्पी। अब शिवानी ने खुश होकर कहा, बहुत ज्यादा, और आपकी टीम किम भी बहुत हैप्पी होंगे आपको साथ देखकर। अब अमन ने हैरानी से पूछा, टीम किम कौन है? तब शिवानी ने कहा, लो बताओ, ये दुनिया के पहले पिता है जिनको अपने बच्चों का नाम ही नहीं पता। तब अमन ने कहा, लेकिन बाबूजी ने तो उनका नाम लव कुश रखा है, लेकिन हमारी भाभी सा ने किम टीम रखा है। अब अमन हंसा। ओह। अब शिवानी ने हंसते हुए कहा, अब फाइनल तब होगा जब आप जाएंगे, क्योंकि आपका फैसला फाइनल होगा। तब अमन ने कहा, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, किसके नाम को फाइनल करूंगा? तब शिवानी ने कहा, तो आप कुश किम और लव टिम कर देना। और अमन और शिवानी जोर से हंसे। अब याना सुमित्रा चाची के पास आई जो दोनों बच्चों की मालिश कर रही थी। तब याना ने कहा, रे चाची, ये आप क्यों कर रही है? ये मालती और पायल कहाँ गई? बच्चों की नैनिया, मैंने किम टीम की देखभाल के लिए उनको ही रखा था। तब सुमित्रा चाची ने कहा, अरे बेटा, तू परेशान काहे हो रही से? ये तो एक दादी के लिए सौभाग्य की बात से वो अपने पोतों की देखभाल करे से। अगर महारी सरबनी जिज्जी होती तो वो तो किसी नौकरानी को बच्चों के पास भी ना आने देती, खुद ही इनको संभालती। थारे को भी वो बस कुछ देर को ही देती, क्योंकि महारी बहन का बड़ा अरमान था अपने अमन के बच्चे खिलाने का। और याना आहिस्ता से मुस्कराए। अब चाची ने कहा, लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक बात कहूँ, अगर थारे को बुरा ना लगे? तब याना ने मुस्करा कर कहा, अरे चाची जी, कैसी बातें करती है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तब चाची ने कहा, एक बच्चे का नाम तो पीरामल बाबूजी की पसंद से रख ले, उनका बड़ा मन है वो अपने एक पोते का नाम लव रखे। तब याना ने उनके हाथ पर हाथ रख कर कहा, चाची जी, ये आपके बच्चे हैं, आप और बाबूजी को जो नाम अच्छा लगे नामकरण में वही रख दीजिए। तब पीरामल ने पीछे से कहा, जीती रह बहू, लेकिन एक बच्चे का नामकरण तो 10वें दिन हो जा है, इसलिए मैंने ये प्रक्रिया मंदिर में पूरी कर दी से प्रोग्राम अमन के आने पर कर लेंगे। और पंडित जी ने थारे दोनों बेटे के कुंडली के हिसाब से सारे अक्षर शुभ बताए से। तब सुमित्रा ने कहा, तो ऐसा करो, एक बच्चे का नाम लव रख दो और दूसरे का शिवानी ने कहा है उसको यू किम नाम ही पसंद से, क्योंकि वाह को भी अपनी भाभी सा वाला किम नाम बहुत पसंद आया से। तब मयंक ने पीछे से कहा, तो अब फाइनल हो चुका, जो 10 मिनट पहले बाहर आया है उसका नाम किम होगा और 10 मिनट छोटा है उसका नाम लव होगा। इस तरह एक धार्मिक नाम और 21वीं सदी का नाम। और अब सब हंसने लगे। याना किम को फीड दे रही थी, तभी लव के रोने की आवाज आई और याना भागकर बाहर आई तो उसने देखा लव झूले से नीचे मुंह के बल गिरा, बिल बिलाकर रो रहा था और चंचल सीने पर हाथ बांधते कर उस 3 महीने के बच्चे को देख रही थी जो मुंह के बल गिरा पड़ा बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। और याना ने एक चीख मारी लव और भागकर उसको सीने में छुपा लिया और चंचल कमरे में जाने लगी। तब याना ने गुस्से कहा, कैसी पत्थर दिल औरत हो, एक बच्चा तुम्हारे सामने मुंह के बल गिरा पड़ा है और तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? तब चंचल ने मुंह बनाकर कहा, मैंने ठेका ना ले रखा थारे बच्चों को संभालने का। और ये कहकर मुंह बनाकर अंदर चली गई और याना, बबीता और आर्या भी वहां भागती हुई आई जो नीचे चाची के साथ काम करा रही थी। अब याना ने खोलती निगाहों से कमरे में जाती चंचल को देखा और गुस्से में कहा, लगता है ईशा से पहले इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और याना लव को चुप कराते हुए कमरे में आ गई और उसको उन सब ने मिलकर चुप कराया। और जब सुमित्रा चाची को पता चला तो वो भी आ गई और उन्होंने जब चंचल की इस बात का पता चला तो उनका खून खोल गया। वो चंचल को सुनाना चाहती थी लेकिन याना ने रोक दिया। अब सुमित्रा चाची ने लव माथे पर अपना साड़ी का पल्लू मुंह से भाप लगाकर उसके सूजे हुए माथे पर लगाया तो बच्चा कुछ चुप हुआ लेकिन फिर से रोने लगा। अब चाची ने लव को देखते हुए कहा, ले भला महारे, ऐसे सोने से बच्चे के माथे पर की गुमर सा पड़ गया। लव का रोने से सफेद रंग लाल पड़ चुका था लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। अब उसको देखकर याना भी रोने लगी। तभी चाची कुछ सोचते हुए चाची ने आर्या से कहा, जरा अमन को फोन मिला। और आर्या ने याना की तरफ देखते हुए अमन को कॉल कर दिया। और फिर जैसे ही अमन ने हेलो किया तो चाची ने कहा, अमन ले जरा अपने इस छोरे से बात कर, या झूले से गिर गया से। और रो रो कर याना ने बुरा हाल कर रखा। इसको देखकर इसकी माँ भी बच्चों वाल रोन लाग रही। और याना ने मुंह बनाकर सुमित्रा चाची को देखा क्योंकि अमन के हंसने की आवाज फोन से आ गई थी। तब सुमित्रा चाची ने लव के कान से फोन लगाया और याना खुद नहीं समझ पाई थी अमन ने लव के कानों में कौन सा मंत्र पड़ा था। वो बच्चा तुरंत चुप हो गया और कुछ देर में ही हंसने लगा था और अब वो खिलखिलाकर हंसने लगा। और याना और आर्या हैरानी से ये सब देख रही थी। तब आर्या ने कहा, दीदी अब तक पढ़ा था लेकिन अब देख भी लिया। अकॉर्डिंग टू साइंस थीसिस, जब एक डीएनए दूसरे डीएनए के संपर्क में आता है तो डीएनए पर मौजूद 20,000 जीन और 3 बिलियन जीनों में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सामने वाला डीएनए जीन शांत है तो वो अपने डीएनए को भी शांत करने की क्वालिटी रखता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। तब याना ने झंड होकर कहा,
कहना क्या चाहते हो? तब आर्या ने डरते हुए कहा, मैं नहीं कह रही, साइंस कह रहा है। तब याना ने कहा, मतलब मेरा कुछ नहीं है। तब आर्या ने कहा, आपका भी डीएनए है, लेकिन 40% 60% बाप का डीएनए होता है और बाप का डीएनए माँ के डीएनए से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो देखो। अब याना ने देखा लव कान से फ़ोन लगाए लगाए चाची के कंधे पर सर रखकर सो चुका था और सुमित्रा चाची ने फ़ोन बंद कर दिया और लव को आहिस्ता से पालन में लेटा कर कहा, मैं यह तो जानती थारा सन्स के कहवे, पर मैं इतना जानूं, एक खून को खून ही शांत कर सके। वो उनका बाप से और एक बच्चे को जितना लगाव माँ से हो है, उतना ही बाप से भी हो है, इसलिए बच्चों को माँ के साथ साथ बाप की भी जरूरत हो है। अब चाची ने याना के गाल पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहा, बाकी तो आप समझदार से। और चाची आगे बढ़ गई और याना खामोश खड़ी रह गई। ईशा और उसकी दोनों बहनें जयपुर सिटी के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने आई थी। ईशा ने मॉल का मैनेजर से कहा, मैं आर्मी मेजर अमन सिंह शेखावत की वाइफ हूँ और आपने उस दिन NEWS में देखा ही होगा, और फिर मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ। तो अब मैनेजर ने कहा, इसलिए आप सभी शॉप के मालिकों से कहें कि मुझे स्पेशल ट्रीट करे। तब मैनेजर ने कहा, एक्चुअली मैडम हम आपको तो इतना नहीं जानते, क्योंकि सोशल मीडिया पर हजारों चैनल्स हैं, लेकिन हाँ अपने देश के मेजर को अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम ही काफ़ी है। और अगर आप मेजर साहब के साथ आती तो आपके लिए सब फ्री होता, लेकिन अभी भी आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। तब ईशा ने कहा, डोंट वरी, आप मेरी तरफ से ये डिस्काउंट किसी और को दे देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड अमन शेखावत के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप मुझे इस मॉल की सबसे बेस्ट आउटफिट देखवा दे। तब मैनेजर ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है, मैं अभी कह देता हूँ सबको। अब मैनेजर ने मॉल के इंचार्ज से कहा, मेजर अमन साहब की वाइफ और उनकी सालियाँ शॉपिंग के लिए आई हुई है, उनको खास तरीके से ट्रीट करना है। अब ईशा एक अदा से सैंडल के शोरूम में आई। अब ईशा के सैंडल शोरूम में जाते ही सभी सेल्स बॉय ईशा के आगे पीछे हो गए और ईशा को सैंडल दिखाने लगे। तभी वहां याना और आर्या आ गई और आर्या ने सेल्स बॉय से कहा, मैडम को और मुझे सैंडल देखा, लेकिन तभी सेल्स बॉय ने कहा, मैडम अभी हम फ्री नहीं है, आप बाद में आना, अभी हम मेजर अमन शेखावत की बीवी को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं और जाकर देखें। तब आर्या ने कहा, हमें यहीं से सैंडल बाई करनी है। तब दूसरे लड़के ने आर्या को बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, निकलो यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर मेजर साहब की बीवी बैठी है। अब ईशा एक अदा से मुस्कुराई। तब याना तड़ाक से खींचकर उस सेल्स बॉय एक चांटा मारा और याना ने गुस्से में कहा, मैं इस शोरूम की ऑनर हूँ और तुम मेरी बहन से ये किस तरह बात कर रहे हो। और तभी मैनेजर वहाँ आया और उसने एकदम कहा, हाँ ये ठीक कह रही है, मुझे अभी अभी पता चला है, इस माल के सभी आउटफिट्स एंड सैंडल शोरूम, एक्सेसरीज शोरूम सभी इन मैडम ने बाई कर लिए है। और ये सुनकर ईशा के होश उड़ गए। अब वो तीनों एक झटके से खड़ी हुई। व्हाट? अब याना ने मैनेजर से कहा, इस बदतमीज सेल्स बॉय को धक्के मारकर बाहर निकालो। और वो सेल्स बॉय गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन मैनेजर ने उसको धक्के देकर निकाल दिया। अब याना ने ईशा के पास आकर कहा, तुम शराफत में यहाँ से जाना पसंद करोगी या तुम तीनों को भी धक्के देकर निकाला जाए। तब मैनेजर ने आहिस्ता से कहा, मैडम ये हमारे मेजर साहब की वाइफ है, अगर उनको पता चलेगा उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया गया है तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और आपको भी सजा मिल सकती है। तब याना ने कहा, तुम डरा किसे रहे हो, मैं उस बास्टर्ड मेजर तो क्या उसके बाप से भी नहीं डरती। अब मैनेजर ने झटके से याना को देखा, क्योंकि वो मैनेजर याना को पहचानता नहीं था, क्योंकि याना का चेहरा वीडियो में साफ शो नहीं हुआ था, इसलिए वो सिर्फ ईशा को अमन की बीवी के तौर पर पहचानते थे। अब मैनेजर ने कहा, मैडम आप होश में तो है, आप किसको अब्यूज कर रही हैं। मेजर के एक कॉल पर पूरा राजस्थान हिल जाएगा और उनके साथ बदतमीजी करने पर पब्लिक भी आप पर भड़क जाएगी। तब याना ने ईशा और उसकी दोनों बहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिलहाल आप तीनों को यहाँ से बाहर करो। तब ईशा ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, याना तुमसे जो हो सकता है कर लो। अब मैनेजर ने कहा, लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानती है। तब ईशा ने मैनेजर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे हस्बैंड की एक्स है, लेकिन अब जबरदस्ती उनकी रख है। याना ने ईशा के आगे बोलने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ खींचकर ईशा के मुंह पर मारा और तब ही KNL आगे बढ़ी याना को मारने के लिए, लेकिन तब ही पीछे से एक लड़का वहां आया और उसने उन दोनों बहनों कई थप्पड़ मारे, क्योंकि वो लड़का भी कराटे चैंपियन था। और अब याना और आर्या ने ईशा की कुटाई चालू कर दी और वो सब अब आपस में लड़ रहे थे। पूरा मॉल वहां जमा हो चुका था और मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस वहां आ गई। याना ने ईशा को मारते मारते उसके गाल लाल कर दिए थे, उसका हेयर स्टाइल सब बिगड़ा हुआ था और थोड़ी बहुत चोट याना को भी लगी। अब वो लड़का और KNL भी जख्मी थी। जिस लड़के ने याना की मदद की थी वो याना की एक दोस्त का भाई था जो कराटे अकादमी चलाता था और याना जानती थी ईशा ने KNL को क्यों बुलाया है।
इसलिए याना ने अपनी दोस्त के भाई टोनी को बुला लिया था। अब पुलिस वहां आई तो उन्होंने ईशा से बहुत रिस्पेक्ट से कहा, मैडम आप जाइए, इन तीनों को हम देख लेंगे, क्योंकि पुलिस भी ईशा को मेजर की वाइफ समझ रही थी, क्योंकि NEWES में आने के बाद ईशा अमन की बीवी बनकर फेमस हो चुकी थी, इसलिए उसको स्पेशल अटेंशन मिल रही थी। इसलिए उन्होंने ईशा पर हाथ नहीं डाला था। लेकिन ईशा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती इनकी जल्दी से कोई जमानत भी करे। अब उस पुलिस वाले ने याना का हाथ पकड़कर खींचकर गाड़ी में बैठाकर कहा, चल मैडम, आज तो हमारा पुलिस स्टेशन रंगीन हो जाएगा। और याना ने उस पुलिस वाले के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा तो उस पुलिस वाले की आंखों में खून उतर आया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।